बच्चों, हम समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और कुछ प्रश्न हल किए हैं। आइए आज कुछ अन्य प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। एक प्रश्न हमारे पास यहाँ है, 200 और 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित हों। तो हमें पहले यहाँ पर 200 और 400 के बीच में वे संख्याएं चाहिए जो 7 से विभाजित हों। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि हम वो संख्याएं पता करें। तो यहाँ ले लेते हैं 200 और 400 के मध्य 7 से विभाजित संख्याएं। अब ये संख्याएं हम कैसे निकालें? तो इसका तरीका ये है कि जैसे 200 की निकालनी है, 200 और 400, तो हम इन दोनों को 7 से भाग करेंगे। पहले यहाँ 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ आ जाएगा 7 अट्ठे 56, ये 4 बच गया। इसको भी कर लेंगे 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49, यहाँ बचेगा शेषफल 1। तो देखिए अब हमें क्या चाहिए, 200 और 400 के बीच में, यानी 200 से बड़ी और 400 से छोटी। तो इससे बड़ी संख्या निकालने का तरीका यह है कि ये जो 7 जो भाजक है और जो शेषफल आया है, इन दोनों को आप घटा लें, 3 है। अब इस संख्या को हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास 200 और प्लस 3 यानी 203 आ जाएगा। ये 200 के नज़दीक वह संख्या है जो 7 से पूरी विभाजित होगी। और 400 से छोटी चाहिए तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें से ये 1 जो शेषफल बचा है इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो 400 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 399। तो हमारे पास जो 200 और 400 के बीच में जो हमें विभाजित संख्याएं निकालनी है, इसमें सबसे छोटी संख्या जो होगी वो हो जाएगी 203 और जो सबसे बड़ी संख्या निकलेगी वो आ जाएगी 399। अब बाकी संख्याएं निकालनी है तो उसका तरीका बहुत आसान है कि आप इसी में 7 जोड़ते जाइए, क्योंकि 7 से विभाजित चाहिए। तो 203 में 7 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा, फिर 210 में 7 जोड़ेंगे तो 217 और इस तरीके से हमें सारी संख्याएं ये प्राप्त हो जाएंगी। तो अब ये संख्याएं हमें मिल गई हैं जो 7 से विभाजित हैं, इनका हमें निकालना है योगफल। तो हमारे पास पहली संख्या क्या है, तो ये है 203। तो a बराबर हो जाएगा 203 और d बराबर होता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, यानी ये 7। वैसे भी ये 7 से विभाजित संख्याएं चाहिए तो d 7 ही हो जाएगा। और जो लास्ट नंबर है वो हमारे पास है 399। तो हमें जब संख्याओं का योगफल चाहिए तो इसके लिए हमारे पास 2 सूत्र हैं। एक तो सूत्र है SN = n/2 × a + l। अब इसके लिए भी हमें n की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। और दूसरा फार्मूला है SN = n/2 2a + n - 1 × d। अब इसमें देखिए हमें a मालूम है, d मालूम है, लेकिन n यहाँ पर भी नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें n को पता करना पड़ेगा। अब n को कैसे पता करें, तो n को पता करने के लिए हम लोग l का फार्मूला लगा देते हैं। तो l = होता है a + n - 1 × d। तो l की वैल्यू है 399, a की वैल्यू है 203 + n - 1 और d की वैल्यू है 7। तो यहाँ क्या करते हैं, 399 = 203 + 7n - 7। तो यहाँ आ जाएगा 399 = 203 - 7 कर देंगे तो 203 में से 7 माइनस करेंगे तो 196 आ जाएगा यहाँ पे। और अब हमें क्या करना है, 7n + 196 = 399। ये हो जाएगा 7n = 399 और ये 196 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 2। तो 203 आ गया। तो n = 203 और इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 2 = 14, तो यहाँ पे बचेगा 6, 7 9 = 63, तो यानी 29। तो ये कहने का मतलब ये है कि 200 और 400 के बीच में जो 7 से विभाजित संख्या हैं उनकी संख्या है 29, यानी 29 ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे इन दोनों के बीच में। अब हमें इसका निकालना है क्या, इसका निकालना है सम।
इन नंबर्स का सम निकालना तो फार्मूला लगा देंगे, तो एन इजकल टू, तो ये पहला वाला फार्मूला लगाते हैं, ये आसान हमारे लिए है। तो यहाँ हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल, वैल्यू रख देते हैं। एन की वैल्यू है 29/2, ए इज़ 203 और एल की वैल्यू है 399। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 29/2 इंटू 9 3 12 और ये हो जाएगा 10 3 2 5 1 6। अब 2 से इसको काटते हैं तो 301। अब हमारे पास आ गया 29 इंटू 301 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 29 इंटू 301 हमें करना है, तो हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 1 जा 9 9 0 9 3 जा 27 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 2 0 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 9, यहाँ 2 यहाँ 7 और यहाँ 8। तो कुल मिला के हमारे पास आंसर आ गया 8729। ये हो गया हमारे पास उन संख्याओं का योगफल जो 200 और 400 के मध्य हैं, 7 से विभाजित हैं, उनका योगफल आ गया है 8729। 1 से 100 तक आने वाले उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित हों। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भिन्नता है। पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कि जो 7 से विभाजित हों, यहाँ पर एक कंडीशन और उसने बढ़ाई, 2 या 5। तो जो 2 से विभाजित हों या 5 से विभाजित हों, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से विभाजित निकाल लेते हैं, फिर 5 से विभाजित और फिर दोनों से विभाजित। तो 1 तथा 100 के मध्य, 100 तक कहा है तो मध्य नहीं लेंगे, 1 से 100 तक। पहली पार्ट क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित संख्याएं माने पूर्णांक, तो ये हो जाएगी 2। अब इसमें देखिए यहाँ वो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो हम लोगों को कॉमनली मालूम है कि 1 से लेकर 100 तक 2 से विभाजित कौन सी संख्याएं होती हैं। तो ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और आखिरी में आ जाएगा 100। इसी तरीके से 5 से विभाजित संख्याएं हम देख लेते हैं कौन सी हैं। तो 5 से विभाजित संख्याएं हो जाएंगी 5, 10, 15 और आखिरी में आ जाएगा 100। अब इसमें कुछ संख्याएं हमें ऐसी मिल रही जो 2 से भी विभाजित हैं और 5 से भी हैं। तो 2 तथा 5 दोनों से विभाजित संख्याएं कौन सी होंगी, तो इसमें हो जाएगा 10, फिर 20, फिर 30 और आखिरी में आ जाएगा 100। अब देखिए ये क्यों निकाला गया, ये इसलिए निकाला गया है कि जब हम 2 से विभाजित संख्याएं निकालेंगे तो उसमें 10 आ जाएगा, 2 4 6 8 फिर 10 आ जाएगा, फिर इसी तरीके से 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आ जाएगा, 100 भी आ जाएगा। और जब 5 से विभाजित संख्याएं निकालेंगे तो इसमें भी देखिए 10 आ रहा है, फिर आगे कहीं 20 भी आएगा, फिर 30 भी आएगा। तो ये जो संख्याएं हैं ये 2 बार आ जाएंगी, एक बार इसमें आ जाएंगी और एक बार इसमें आ जाएंगी, तो ये डबल हो जाएंगी, 2 बार हम इनको ऐड कर लेंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम इन संख्याओं का योग निकालेंगे, इन संख्याओं का योग निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। और इन दोनों संख्याओं में ये जो संख्याएं 10, 20, 30 वाली हैं, ये संख्याएं रिपीट कर रही हैं, दोनों में जा रही, इसमें भी एक बार जा रही, इसमें भी एक बार जा रही, तो 2 बार जा रही। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार निकाल कर इन दोनों में से माइनस कर देंगे। तो अब हमें क्या लिखना है, 2 या 5 से विभाजित संख्याओं का योगफल। अब योगफल निकालना हमें, तो हम देखिए पहले किसका योगफल निकालेंगे, तो 2 + 4 + 6 + 100, इन संख्याओं का योगफल कर लिया। फिर हम इन संख्याओं का योगफल करेंगे 5 + 10 + 15 + डैश 100। अब देखिए इसमें भी 10, यहाँ पे 2 4 6 8 फिर 10 आ जाएगा, फिर 12 14 16 18 फिर 20, तो इसमें 10 20 30 40 हो गया, इसमें भी 10 20 30 40 हो गया। तो 10 20 30 40 वाली जो संख्याएं हैं वो 2 बार आ गई, एक बार इसमें आई, एक बार इसमें आई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बार माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें एक ही बार संख्याएं वो लेनी है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का निशान, 10 + 20 + 30 + 100। अब इनको माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये 2 से लेके और 100 तक
हमारे पास कितनी संख्याएं होंगी, तो ये 50 संख्याएं हो जाएंगी। निकालने का तरीका अगर आपको नहीं मालूम है तो पिछले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, 100 तक हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हम यल वाला फार्मूला लगा देंगे, यल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यल मीन्स लास्ट नंबर, ए मीन्स पहला नंबर, एन पता नहीं और डी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ लिख देंगे 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, यहाँ लिख देंगे 2, गुणा करेंगे तो 2n माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2n इज इक्वल टू 100 और इसको डिवाइड करेंगे तो 50। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 50। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, इस फर्स्ट पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए n हो जाएगा 50। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में यहाँ पे 105 से 100 तक निकालना है, तो 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 नंबर्स आ जाएंगे। और थर्ड पार्ट में यहाँ निकालेंगे तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 10। आप इसी तरीके से जैसे हमने पहले पार्ट के लिए n की वैल्यू निकाल के दिखाई है, आप इसी तरीके से सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के लिए भी n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इनके योगफल का फार्मूला क्या होता है। तो योगफल का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, यस इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू हमारे पास है 50/2 कर देंगे, और यहाँ a मीन्स पहला टर्म है 2 और l मीन्स लास्ट टर्म है 100। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में ये जो लिखा है, यहाँ पर n की वैल्यू है 20/2, फर्स्ट पार्ट है 5 और लास्ट पार्ट है 100। इसी तरीके से थर्ड पार्ट के लिए लास्ट पार्ट में हमारे पास n की वैल्यू है 10, तो 10/2 और a मीन्स ये फर्स्ट टर्म और l लास्ट टर्म। तो देखिए हमें इसमें फार्मूले में सबसे पहले n की वैल्यू रिप्लेस करनी है, फिर a और l तीन ही वैल्यू रिप्लेस करनी है। ये फार्मूला लिखा है यहाँ पे। तो n की वैल्यू हर एक पार्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ लिख ही ली है। a जो फर्स्ट टर्म है वो a हो जाएगा और जो लास्ट टर्म है वो l हो जाएगा। इसी तरीके से सारे पार्ट्स पे हम लोग यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ ले देते हैं 25 इंटू 102 प्लस यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 20 को तो ये 10 आ जाएगा। तो 10 इंटू इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 105 और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 110। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 25 2 जा 50 और 25 1 जा 25 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1050 और यहाँ पे आ जाएगा 550। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो 0 5 + 5 बिकम्स 10 और 5 1 6 और 2 1 3 माइनस 550। इसे माइनस कर देते हैं तो 0 यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर 5 - 5 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये योगफल जो आया है वो आ गया 3050। आइए एक और प्रश्न हमारे पास है, 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त हो। अब इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें एक साथ इंक्लूड की गई। पहली चीज़ तो 2 अंकों की संख्याएं। तो देखिए 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 10 और सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती है 99। तो हमें क्या करना है, हमें संख्याएँ कौन सी निकालनी है, 10 और 99 के बीच की निकालनी है। इन दोनों के मध्य की संख्या हमें निकालनी है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जिनको 4 से विभाजित करने पर, अब उनको 4 से विभाजित कर सकते हो तो 10 व 99 के मध्य 4 से विभाजित संख्याएं। अब देखिए ये संख्याएं निकालने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं। इनको हम 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, इसको भी 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 2 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 - 2 = 2 आ जाएगा और ये 2 इसमें ऐड कर देंगे तो 10 + 2 यानी 12। तो हमें सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या जो 4 से विभाजित है वो मिल गई 12। इसी तरीके से सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ 99 सबसे बड़ी संख्या दे रखी है तो 99 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ 1 बचेगा और 4 चौके 16, यहाँ 3 आ जाएगा। जो यहाँ बड़ी संख्या निकालने में क्या करते हैं, जो यहाँ शेषफल आता है इसे डायरेक्ट घटा देते हैं। तो 99 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 96। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास हो जाएगी 96। तो ये संख्याएं कौन सी हैं, ये संख्याएं वे हैं जो 4 से विभाजित हैं और 2 अंकों की हैं। तो अगली संख्या 12 के बाद में अगली संख्या 4 ऐड करते जाएंगे, 16 फिर 20
और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 96। ये संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। अब उसके आगे एक बात उसने और बताई कि शेषफल 1 प्राप्त हो। अब शेषफल भी हमें 1 चाहिए, यानी हम जब 4 से भाग करें तो एक शेषफल भी बचे, तो हमें क्या करना, इन सभी संख्याओं में 1 जोड़ देना है। जो हमें शेषफल चाहिए वो संख्याएं हम क्या करेंगे, वो उतना नंबर इसमें और जोड़ देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 17, यहाँ 21 और लास्ट में आ जाएगा 97। ये हमारे पास संख्याएं आ गई। तो जो कंडीशन बताई गई है उस कंडीशन को पूर्ण करने वाली ये संख्याएं हो गई। कौन कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन 2 अंकों की संख्या, तो देखिए सभी संख्याएं 2 अंकों की हैं। दूसरी बात उसने कही कि 4 से विभाजित करने पर एक शेषफल प्राप्त हो। तो यहाँ 4 से जब भाग करेंगे इन संख्याओं को, इसमें से कोई भी संख्या आप लीजिए, उसको 4 से जब भाग देंगे आप, तो वहाँ पर शेषफल 1 बच जाएगा। तो जो दी गई कंडीशन है उस कंडीशन को ये सारी संख्याएं पूरी कर रही हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या हमारे पास है 13, लास्ट नंबर हमारे पास है 97 और d इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ 4। तो सबसे पहला काम है हमें निकालना है यहाँ पर n। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला लगा देंगे, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l की वैल्यू यहाँ 97, 13 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। तो ये आ जाएगा 97 इज इक्वल टू 13 प्लस 4n और माइनस 4 1 जा 4। तो ये 97 और 13 में से 4 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 9 प्लस 4n। तो 4n 9 प्लस 4n इज इक्वल टू 97। ये जो राइट साइड में लिखा था इसे लेफ्ट में लिख लिया और लेफ्ट साइड को हमने राइट साइड में लिख लिया। ट्रांसपोजिशन ऑफ साइड करने से कोई चेंज नहीं होता, पूरी साइड बदलते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम केवल 9 को ले जाएंगे, 4n को नहीं ले जाएंगे, तो केवल कुछ पार्ट को ले जाते हैं तो चेंज होता है। तो यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ 88 और 4 को ले जाएंगे राइट साइड में, तो 88 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 22। तो 13 से लेके 97 के बीच में कुल कितने नंबर हैं, तो ये हैं 22 नंबर्स हैं। अब हमें इनका क्या चाहिए, हमें इनका सबका योगफल चाहिए। तो योगफल के लिए फार्मूला होता है n/2 और यहाँ पे आता है a प्लस l। वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास n की वैल्यू है 22, a की वैल्यू कितनी थी 13 और लास्ट टर्म हमारे पास था 97। आप 2 से इसको काट दीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 and 7 10, 9 1 10 and 11 और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 1 आता है और एक ये 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हमें उन संख्याओं का योगफल मालूम हो गया है जो 2 अंकों की हैं और 4 से भाग करने पर जिनको एक शेषफल प्राप्त होता है। एक और प्रश्न देखते हैं। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है और अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। यदि उसका प्रथम पद 11 हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रथम पद मालूम है, प्रथम पद हमारे पास क्या है 11 है और हम मान लेते हैं, माना AP का सार्व अंतर बराबर D और अंतिम पद भी मान लेते हैं अंतिम पद बराबर L। तो प्रथम पद हमारे पास 11 है और अंतिम पद हम यहाँ पे मान लेते हैं कि L है। अब देखिए सार्वंतर हमने D माना है, तो जब किसी भी श्रेणी का प्रथम पद मालूम होता है और उसमें हम D जोड़ देते हैं तो हमें अगला पद मालूम हो जाता है। तो 11 में D जोड़ेंगे तो दूसरा पद मालूम हो जाएगा, फिर 11 में एक D और जोड़ेंगे, 11 प्लस D फिर D करेंगे तो 2D हो जाएगा, तीसरा पद हो गया। फिर 11 प्लस 3D करेंगे तो ये चौथा पद हो गया। तो 1 2 3 4 पद हमारे पास ये आ गए। तो जैसे जैसे हम D को जोड़ते जाते हैं हमारे अगले पद क्रमशः प्राप्त होते जाते हैं और L से L अंतिम पद होता है। तो यहाँ से पहले के पद निकालने हो तो D को घटाते हैं। तो देखिए इधर से जब पद निकालेंगे तो जोड़ेंगे और जब अंत से निकालेंगे तो घटाते हैं। तो यहाँ पर आखिरी पद है L, इससे पहले वाला हो जाएगा L माइनस D,
उससे पहले हो जाएगा l माइनस 2d, उससे पहले हो जाएगा l माइनस 3d, और बीच में भी कुछ पद होंगे। तो देखिए ये जो प्रारंभ के जो 4 पद हैं, इन 4 पदों का योगफल हमें दे रखा है 56। तो हम इनको जोड़ लेते हैं। तो 11 प्लस 11 प्लस d प्लस 11 प्लस 2d प्लस 11 प्लस 3d इज इक्वल टू 56। तो ये 11 11 11 4 बार जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। d प्लस 2d 3d, और 3d में 3d फिर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6d इज इक्वल टू 56। तो यहाँ आ जाएगा 6d इज इक्वल टू 56 माइनस ये 44 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 6d इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 12, और d इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 6, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो d माने सारवंतर हमें मालूम हो गया है कि हमारे पास जो श्रेणी है उसका सारवंतर हो जाएगा 2। तो ये तो बात हमने यूज कर ली कि प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है। अब कह रहा है अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। तो ये अंतिम 4 पद हैं, इनका योगफल कितना है? इनका योगफल 112 दे रखा है, तो इनको भी जोड़ लेते। तो अंतिम 4 पद में ये हो जाएगा l माइनस 3d प्लस l माइनस 2d प्लस l माइनस d प्लस l। इन चारों को जोड़ते हैं और ये इसका मान कितना दे रखा है? 112। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, l l l 4 बार आ रहा है तो ये हो जाएगा 4l माइनस 3d माइनस 2d माइनस d बिकम्स माइनस 6d इज इक्वल टू 112। अब देखिए 6d की वैल्यू यहाँ पे आई थी 12, तो हम डायरेक्ट 6d की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। आप चाहें तो 2 भी रख देते हो, 6 2 या 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 112। तो ये हो जाएगा 4l इज इक्वल टू 112, और ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4l इज इक्वल टू 124 एंड l इज इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाई 4। तो l 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 3 जा एंड 4 बन जा। तो ये l की वैल्यू यानी अंतिम पद हमारे पास आ गया है यहाँ पर 31। तो हमें देखिए सारवंतर मालूम हो गया है और अंतिम पद मालूम हो गया है। और प्रथम पद 11, a बराबर 11, ये तो क्वेश्चन में ही दिया था। तो a बराबर 11, d बराबर 2 और l बराबर 31, ये 3 चीज़ें हमें मालूम है। तो कह रहा है पदों की संख्या बतानी है, तो हमें n ज्ञात करना है, ये पता करना कि इसमें कितने पद हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस तरीके के लगाए हैं जिसमें हम लगातार n की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए फार्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l की वैल्यू है 31, a की वैल्यू 11, n हमको पता नहीं है तो n की जगह n ही रखेंगे और d की वैल्यू 2 कर देते हैं। तो 31 इज इक्वल टू 11 प्लस यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n माइनस 2 बन जा 2। तो यहाँ आ जाएगा 31 इज इक्वल टू 11 माइनस 2। तो 11 माइनस 2 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा प्लस 2n। अब देखिए इस तरीके से जब होता है क्वेश्चन तो हम क्या करते हैं, साइड्स को पूरी ट्रांसपोज करते हैं। राइट साइड को लेफ्ट में लिखते हो, लेफ्ट साइड को राइट में लिखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ n की चाहिए, तो जिस टर्म की वैल्यू चाहिए उसे हमें लेफ्ट में रखना चाहिए। तो ये n वाला टर्म जो है राइट में था और हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमने इस पूरे साइड को लेफ्ट में लिख लिया और लेफ्ट साइड को हमने राइट में लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये प्लस का 9 है हमारे पास, तो इसे हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो 2n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 22 और n इज इक्वल टू 22/2 दैट इज़ 11। तो पदों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या इसको हम लोग कहते हैं n, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 11 आ गई है। तो ऐसी समांतर श्रेणी जिसके प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है, अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है और प्रथम पद उसका 11 है, तो उसमें पदों की संख्या होगी हमारी 11। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का पीवां, क्यूवां और आरवां पद क्रमशः ए, बी और सी हैं, तो सिद्ध कीजिए कि q माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इज इक्वल टू 0। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया, लेकिन उसमें ये पी क्यू आर पदों के योगफल दिए थे। यहाँ पर पी क्यू आर पद रखे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक बात और समझने वाली कि पीवां जो पद है वो ए है। तो ए है तो हम लोग यहाँ पर कुछ सपोजिशन करेंगे, तो उसमें प्रथम पद ए स्मॉल ए नहीं सपोज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ए वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना
AP माने समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर कैपिटल A और सार्वंतर बराबर D। तो देखिए प्रथम पद यहाँ कैपिटल A इसलिए माना क्योंकि यहाँ स्मॉल a क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हमको यहाँ पर इसका सिंबल चेंज करना पड़ा। अब देखिए हमारे पास फार्मूला होता है nवें पद का लिया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें पीवा पद चाहिए तो हम यहाँ n की जगह p कर देंगे, तो पीवा पद क्या हो जाएगा, तो यहाँ स्मॉल a नहीं लिखेंगे कैपिटल A लिखेंगे क्योंकि हमने कैपिटल A सपोज कर रखा है। तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए n की जगह पर यहाँ p आ गया और AP यानी पीवा पद क्या है, पीवा पद है a, तो ये पीवें पद का मान हो गया हमारे पास a। इसी तरीके से यहाँ पे q कर देंगे तो ये आ जाएगा a प्लस q माइनस 1, n की जगह पे q लिख दिया और ये क्यूवा पद हो गया। क्यूवे पद का मान क्या है, b है, तो ये बराबर हो जाएगा b के। और आरवा पद है तो हम n की जगह r रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी और आरवें पद का मान है c, तो हम इसको बराबर कर देंगे c के। तो देखिए हमें a की वैल्यू मालूम हो गई, b की मालूम हो गई और c की मालूम हो गई। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 2 3 यहाँ दे दिया। अब हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, तो ये जो हमें प्रूव करना है टर्म, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS नोट कर लेते हैं। तो LHS हमारे पास है q माइनस r इंटू a प्लस r माइनस p इंटू b प्लस p माइनस q इंटू c। और यहाँ पर हम लोग वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो लिखेंगे q माइनस r और यहाँ पर a की वैल्यू रखते हैं। तो a किसके इक्वल है, तो ये a की वैल्यू है कैपिटल A प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ इस स्मॉल a की जगह पे हम लोग दे देंगे कैपिटल A प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से लिख लेंगे प्लस r माइनस p और यहाँ पे इंटू b है, तो b की वैल्यू हमारे पास है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर b की वैल्यू देते हैं a प्लस q माइनस 1 इंटू डी और प्लस लिखा है हमारे पास p माइनस q और इंटू c है, तो c की वैल्यू हमारे पास है a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ लिख देंगे a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अब इसे क्या करते हैं, इसे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो q माइनस r से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे a को, तो ये हो जाएगा q माइनस r इंटू a और q माइनस r से सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा q माइनस r इंटू p माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से r माइनस p से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा r माइनस p इंटू a और r माइनस p इंटू q माइनस 1 इंटू डी। और फाइनली p माइनस q से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा p माइनस q इंटू a और ये आ जाएगा p माइनस q इंटू r माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए हमारे पास जो ये a वाले हैं तीन टर्म हैं ये, तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों टर्म में से a कॉमन ले लेंगे, a को पहले ही कॉमन ले लेंगे। तो जब इन तीन टर्म में से a कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा q माइनस r प्लस लिखा है यहाँ पे प्लस लगा देंगे और यहाँ से a निकाल लेंगे तो बचेगा r माइनस p और यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लिख लेंगे और यहाँ से a निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा p माइनस q। तो ये तो a वाले टर्म हो गए। अब जो टर्म हमारे पास बचे हैं, एक तो ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ और ये, इन तीनों टर्म में d कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से d कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास q माइनस r इंटू p माइनस 1 प्लस यहाँ पे है r माइनस p इंटू q माइनस 1 और यहाँ पे है प्लस p माइनस q इंटू r माइनस 1। अब देखिए ये पहला जो टर्म ने लिखा था यहाँ लिख देंगे a, ये q माइनस का है, यहाँ ये q प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, r माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, p ये माइनस है ये प्लस का है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जब माइनस प्लस के रूप में कैंसिल आउट होते हैं नंबर तो इनकी वैल्यू बचती है हमारे पास 0 प्लस d लिख देंगे और यहाँ पे q से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो q से p को मल्टीप्लाई करेंगे तो pq और q से माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस q, माइनस r से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस r से p को करेंगे तो माइनस pr और माइनस r से माइनस 1 को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस
और r को 1 से करेंगे तो r आ जाएगा। इसी तरीके से r से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा QR माइनस r, और माइनस p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा PQ माइनस PQ प्लस p। इसी तरीके से p से r और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा PR माइनस p, और माइनस q से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस QR, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस q हो जाएगा। अब देखिए a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ ले लेते हैं d। ये PQ प्लस का है और यहाँ पर ये PQ माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस का q है और लास्ट में सबसे ये प्लस का q लिखा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस का PR है और ये प्लस का PR है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। r प्लस का है, ये r माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। QR प्लस का है और यहाँ पर QR माइनस का है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये P प्लस का है, ये P माइनस का है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखे थे सारे टर्म प्लस माइनस के थे, तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। और प्लस माइनस में जब टर्म कैंसिल आउट होते हैं तो उनकी वैल्यू बचती है हमारे पास 0। तो यहाँ पर d को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और 0 में 0 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। और हमें यहाँ क्या चाहिए था, हमें 0 ही चाहिए था, तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, इस तरीके से सिद्ध हो गया है। तो प्रिय बच्चों, हम लोग बहुत से सारे क्वेश्चन लगा रहे थे इस तरीके के। हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन ट्राई किए, कुछ क्वेश्चन हो सकता छूटे भी हों, तो उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। और किसी भी क्वेश्चन को जब आप देखते हैं तो उसका सही तरीका ये होता है कि जैसे ये क्वेश्चन हमने पढ़ा तो आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट कर लें, और जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप स्टेप साथ साथ में इसको लगाते जाएं। और जब एक बार ये पूरा क्वेश्चन हो जाए, फिर एक बार आप अपने आप स्वयं लगा के देखें कि ये क्वेश्चन हमारी समझ में आ गया या नहीं आ गया। अगर आप अपने आप पूरा क्वेश्चन स्वयं लगा ले रहे हैं तो इसके मतलब बात आप तक पहुंच गई है। अगर आपको कहीं असुविधा हो रही तो आप फिर उस वीडियो को चला के देखें और उसको तब तक यही प्रोसेस रिपीट करें जब तक आप उसको अच्छी तरीके से समझ ना जाएं। और यदि कहीं फिर भी परेशानी होती है किसी क्वेश्चन में तो आप उस क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और देखते रहिए, अगले वीडियो में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।